सोचिए, 19वीं सदी एक ऐसा समय जब यूरोप को लगता था कि वही दुनिया का केंद्र है। लेकिन एक जर्मन विद्वान था जिसकी नजरें कहीं और थी, भारत पर। तो ऐसा क्या था भारत में? आज हम फ्रेडरिक मैक्स मूलर के विचारों की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि भारत के लिए उनकी इतनी गहरी प्रशंसा का आखिर राज क्या था। मैक्स मूलर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी जो आज भी गूंजती है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपने अंदर के जीवन को, अपनी रूह को और बेहतर बनाना है तो उसका रास्ता भारत से होकर गुजरता है। जरा सोचिए, ऐसा क्या खास था भारत में जिसने 19वीं सदी के एक यूरोपीय विद्वान को ये कहने पर मजबूर कर दिया? बस यही सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो ये है वो शख्स, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इन्होंने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में बैठकर भारत के प्राचीन ज्ञान के समंदर में गोते लगाए। और ये कोई मामूली काम नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संस्कृत ग्रंथों को समझने और उनकी बातों को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाने में लगा दी। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक जुनून था। तो सवाल उठता है कि उनके लिए भारत का मतलब क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मैक्स मूलर आखिर थे कौन। 19वीं सदी का दौर था जब ज्यादातर यूरोपियन मानते थे कि उनकी संस्कृति ही सबसे बढ़िया है। लेकिन मैक्स मूलर वो जरा अलग सोच रखते थे। उन्होंने इस सोच को चैलेंज किया और कहा कि अगर असली ज्ञान चाहिए तो हमें पूरब की ओर देखना होगा, खासकर भारत की ओर। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है। जरा सोचिए, जर्मनी का एक लड़का सिर्फ 18 साल का, और वो फैसला करता है कि वो संस्कृत सीखेगा। उस जमाने में ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था, ये तो एक ऐसी तपस्या की शुरुआत थी जो जिंदगी भर चली और उन्हें भारत के ज्ञान के खजाने के और करीब ले जाती रही। और उनकी समझ कितनी गहरी थी, इसका सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद स्वामी विवेकानंद के हैं। उन्होंने मैक्स मूलर को कहा, वेदांतियों के भी वेदांती। सोचिए, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट है, इस बात का सबूत कि एक पश्चिमी विद्वान ने भारत की आत्मा को कितनी गहराई से समझा था। तो अब सवाल ये है कि मैक्स मूलर किस भारत की बात कर रहे थे? उनका सच्चा भारत क्या था? उनके लिए भारत एक जीवंत संग्रहालय था, एक ऐसी जगह जहां गुजरा हुआ कल आज भी जिंदा था। चलिए उनकी इस खोज को और करीब से देखते हैं। देखिए, मैक्स मूलर के लिए असली भारत कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास की बड़ी बड़ी ब्रिटिश इमारतों में नहीं था। नहीं, उनके लिए असली भारत तो गांव में बसता था, उसकी सदियों पुरानी परंपराओं में था, उन लोगों में था जिनकी जिंदगी आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। वो कहते थे कि भारत की असली आत्मा, असली दिल वहीं धड़कता है। तो ये खजाने क्या थे? ये सोना चांदी या हीरे मोती नहीं थे, ये थे यहाँ के कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती। ये था हर गांव जो अपने आप में एक जिंदा म्यूजियम था, जहां इतिहास बस पत्थरों में नहीं बल्कि कहानियों में जिंदा था। और सबसे बढ़कर ये खजाना था यहाँ के दर्शन का, यहाँ के मानवीय मूल्यों का, जहां उन्हें लगा कि जिंदगी के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। 172, 172, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इस नंबर के पीछे एक कहानी छुपी है, एक थोड़ी दुखद कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे कभी-कभी हम अपने सामने रखे खजाने को भी पहचान नहीं पाते। ये कहानी है 1772 सोने के सिक्कों की। ये गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास मिले थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी ऐतिहासिक कीमत नहीं देखी, उन्होंने बस सोने की कीमत देखी और उन बेशकीमती सिक्कों को पिघला दिया। मैक्स मूलर के लिए ये घटना बहुत मायने रखती थी। ये सिर्फ सोने का नुकसान नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि कैसे पश्चिमी दुनिया भारत के असली खजाने को, यानी उसके इतिहास, उसके ज्ञान और उसकी संस्कृति को बस नजरअंदाज कर रही थी। और बस यहीं से हम मैक्स मूलर के विचारों के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं। वो एक अनमोल चाबी की बात करते हैं, एक ऐसी चाबी जिससे सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के अतीत का ताला खुल सकता था। और वो चाबी थी संस्कृत। मैक्स मूलर के लिए ना संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं थी, उनके लिए ये एक टाइम मशीन थी। हाँ, एक टाइम मशीन, एक ऐसी मशीन जो आपको हजारों साल पीछे ले जाए, सीधे इतिहास के उस पॉइंट पर जहां यूरोप और भारत की जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। सबूत चाहिए
तो ये देखिए, संस्कृत में हम कहते हैं अस्मि और ग्रीक भाषा में कहते थे एज़्मी, मतलब मैं हूं। संस्कृत का अग्नि लैटिन में बन गया इग्निस, यानी आग। संस्कृत का मातृ लैटिन में मातेर। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये तो भाषा का डीएनए है जो ये साबित करता है कि हजारों साल पहले हम सब एक ही परिवार का हिस्सा थे। तो आप समझ रहे, मैक्स मूलर के लिए संस्कृत वो सुनहरा धागा था जो भारत और यूरोप को एक ही परिवार की तरह जोड़ता था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि हमारी कहानियां, हमारे कानून, हमारी पौराणिक कथाएं सब कहीं ना कहीं एक ही जगह से निकली हैं। हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। लेकिन भारत ने दुनिया को जो दिया वो सिर्फ संस्कृत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, मैक्स मूलर ने बताया कि भारत के देने और भी बहुत हैं। अच्छा, हम सब ने बचपन में वो जानवरों वाली कहानियां तो जरूर सुनी हैं जो हमें कोई अच्छी सीख देती हैं, है ना? तो आपको पता है, उनमें से कई कहानियां जैसे पंचतंत्र की कथाएं, उनका जन्म भारत में हुआ था और फिर वो यहाँ से व्यापारियों के साथ पूरी दुनिया में घूमी और हर जगह के साहित्य का हिस्सा बन गई। और बात सिर्फ कहानियों की नहीं है। मैक्स मूलर ने ये भी बताया कि फिलॉसफी यानी दर्शन, कानून और सरकार चलाने के कई विचार दुनिया को भारत से मिले। जैसे हजारों साल पहले लिखे गए धर्म सूत्र, जो दुनिया के सबसे पुराने कानूनी दस्तावेजों में से एक हैं, या फिर पंचायत सिस्टम जो आज भी भारत के गांवों में है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का एक बेहतरीन और बहुत पुराना उदाहरण है। और आखिर में मैक्स मूलर उन युवा अंग्रेज अफसरों को एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक देते हैं, जो भारत पर हुकूमत करने के लिए जा रहे थे। ये सबक था सच्ची शिक्षा का, कि असली तालीम होती क्या है। उनका मैसेज बिल्कुल साफ और दमदार था। उन्होंने कहा कि किसी की भी पढ़ाई, किसी की भी एजुकेशन तब तक अधूरी है जब तक उसने भारत के पुराने और गहरे साहित्य को नहीं पढ़ा, नहीं समझा। ये सिर्फ कुछ किताबें पढ़ना नहीं था, ये अपनी समझ को पूरा करने का एक जरूरी हिस्सा था। असल में मैक्स मूलर ये कह रहे थे कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो इंसान के दिमाग के विकास की कहानी का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो उनके हिसाब से भारत को पढ़ना मतलब खुद इंसान को पढ़ना है, पूरी इंसानियत के सफर को समझना है। मैक्स मूलर ने भारत को इतिहास का एक आईना कहा था, एक ऐसा आईना जिसमें हम सब अपने अतीत को देख सकते हैं। तो सवाल आज भी वही है कि जब हम आज इस आईने में झांकते हैं तो हमें क्या दिखता है और हम उससे क्या सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?